हेलो फ्रेंड्स। चलो मैं आप लोगों को ये नोट्स पहले भी शेयर करा हो, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने शेयर किया है। मैं अभी आप लोगों को ना एक बार ये नोट्स से फटाफट रिकॉल करा देता हूँ मैंने किस तरीके से कैसे बनाया है नोट्स। ये जो नोट्स है इसमें आरसीएम और उससे रिलेटेड कनेक्टेड एग्जाम्शंस कवर्ड है, तो प्लीज़ ध्यान देना बहुत अच्छे से। आरसीएम और उससे रिलेटेड कनेक्टेड एग्जाम्शंस कवर हो जाएगी। अभी ये जनवरी वालों के लिए, मई सितंबर और दिसंबर या आगे वाले अटेम्प्ट के लिए इसमें कुछ और अमेंडमेंट्स है जो मैं डाल दूंगा, बट वो बाद में अपलोड कर दूंगा अमेंडमेंट करके। तो अभी तो जो जनवरी वाले स्टूडेंट है वो इस पे फोकस करेंगे। सबसे पहले जीटीए की सर्विसेज। अब जितने जगह जीटीए भागता दौड़ता है ना, मैं सब जगह एक साथ ले आया हूं। अगर जीटीए वाला 12% पे चल रहा है, एकदम एग्जाम में ऐसे देखना, जीटीए 12% फॉरवर्ड चार्ज, सोच रही मत उसके आगे पीछे। अगर 5% है तो भाई साहब के पास ऑप्शन है, फॉरवर्ड भी चल सकता है, रिवर्स भी चल सकता है। अगर स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है तो आरसीएम हो सकता है सर। अगर स्पेसिफाइड रेसिपिएंट नहीं है तो आरसीएम कैसे होगा सर? और स्पेसिफाइड रेसिपिएंट कौन कौन है सर? फैक्ट्री रजिस्टर्ड सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड, पर्सन रजिस्टर्ड, एक इंडिविजुअल पर्सन जो होता है वो भी रजिस्टर्ड होगा तो कवर होगा। पार्टनरशिप फर्म, अब पार्टनरशिप फर्म चाहे रजिस्टर्ड हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंक्लूडिंग एओपी, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन को भी इंक्लूड करते हैं। इसमें स्टूडेंट आ रहे हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में, लोगों को डाउट आ रहा है सर यहाँ पर कौन सा वाला कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आएगा? सर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन सर एज पर सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में होता है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन यहाँ पर जो है वो रजिस्टर्ड वाला है सर। अगर अनरजिस्टर्ड होगा तो सर, अगर अनरजिस्टर्ड होगा तो आरसीएम में वो पे कैसे करेगा? खुद सोच के देखो। अनरजिस्टर्ड होगा तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल ही नहीं हो पाएगा। ये बात ध्यान रहेगी सर। ये पॉइंट है जिसपे बहुत सारे स्टूडेंट फंस रहे हैं सर। ठीक, अब इसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं सर। अगर जीटीए वाले ने गवर्नमेंट को सर्विसेज दी और गवर्नमेंट सिर्फ किस पर्पस के लिए रजिस्टर्ड है? टीडीएस पर्पस के लिए, तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है सर। आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है तो क्या वो एग्जेम्प्ट है? हाँ सर वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, मैंने एग्जामिशन चैप्टर से भी उठा के सब कुछ यही लिखा है सर। ठीक, पर अगर गवर्नमेंट नॉर्मली रजिस्टर्ड है, नॉट फॉर टीडीएस पर्पस, गवर्नमेंट अगर नॉर्मली रजिस्टर्ड है और अगर नॉर्मली रजिस्टर्ड है तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल होगा। ये ध्यान रखना सर। हम क्या देखें एग्जाम में, आप एग्जाम में ये देखना ऐसे लिखा हुआ रहेगा, गवर्नमेंट इज रजिस्टर्ड फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस, ऐसे लिखा रहेगा सर। ठीक है, अगर ये लिखा रहे तो आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है, और ये नहीं लिखा रहे, लिखा रहा है सर गवर्नमेंट इज रजिस्टर्ड, तो उस केस में समझ लेना आरसीएम एप्लीकेबल होगा। आई बात समझ? क्लियर हो गया? ये सबको क्रिस्टल क्लियर हुआ? आ गया हो सर। ठीक है, अगर जीटीए वाला खुद बोलता है भाई मैं फॉरवर्ड में नहीं चलूंगा, फॉरवर्ड में वो चल नहीं रहा है, और सामने वाले जिस पर्सन को प्रोवाइड कर रहा है वो खुद भी अनरजिस्टर्ड है, तो फिर तो एग्जेम्प्ट ही हो जाएगा सर। ये रजिस्टर्ड नहीं है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो टैक्स किससे जाके लोगे? एग्जेम्प्ट, खत्म कहानी। सर इंडिविजुअल ट्रक और टेम्पो वाले जीटीए नहीं होते सर जो कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं कर सकते। इसी को लेके बहुत जबरदस्त अमेंडमेंट आया है मे अटेम्प्ट के लिए, बट ठीक है अभी छोड़ो वो बात। तो सर इंडिविजुअल ट्रक और टेम्पो वाले जो कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं कर सकते वो जीटीए नहीं कहलाते। तो हमें एग्जाम में क्या ध्यान रखना होगा सर कि जिसको हम जीटीए बोल रहे हैं क्या वो कंसाइनमेंट नोट इशू कर रहा है कि नहीं, क्योंकि इन केस अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे लिख दिया कि कंसाइनमेंट नोट इज नॉट इशू तो उसको जीटीए वाला मत मानना। ठीक है, फिर हमने बोला था सर जीटीए वाला अगर कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो वो एग्जेम्प्ट है। याद है ये एग्जेम्पशन चैप्टर में पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस, राइसेस, ऑर्गेनिक मैन्योर, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रिलीफ मटेरियल, डिफेंस एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, ये सब एग्जेम्प्ट है। आप लोग इसमें ये याद रखना, एग्जाम में इंपॉर्टेंट ये है कि सर रेलवे अगर इक्विपमेंट्स रहा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं एक जमाने में रेलवे इक्विपमेंट्स भी ना एग्जेम्प्ट था, अब नहीं है। तो इन केस अगर घुमाने के लिए पूछ लिया तो ये याद रखना कि रेलवे इक्विपमेंट इज नॉट एग्जेम्प्ट, रेलवे इक्विपमेंट इज नॉट एग्जेम्प्ट, रेलवे इक्विपमेंट इज टैक्सेबल, रेलवे इक्विपमेंट इज टैक्सेबल, ध्यान रखना सर। ठीक है, फिर अगर जीटीए वाला है सर गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए गुड्स ट्रक हायर वगैरह पे ले रहा है तो सरकार बोलती थी वो एग्जेम्प्ट है। समझ आया? ये जीटीए, एग्जेम्पशन, आरसीएम सब चीज एक साथ ले आया मैंने। ठीक है, अगला है लीगल सर्विस। इसको भी बहुत प्यारे तरीके से मैं लेके आया हूं। देखो, अगर इंडिविजुअल एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट है, फर्म ऑफ एडवोकेट है या आर्बिट्ररी ट्रिब्यूनल है, सर अगर ये लोग बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड कर रहे सर्विसेज तो पहले ये चेक करो कि क्या बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड करता है कि नहीं। अगर करता है तो फिर आरसीएम है, और नहीं करता है तो एग्जेम्प्ट है। नहीं करता है तो एग्जेम्प्ट है, ये देखो, नहीं करता है तो एग्जेम्प्ट है। हाँ, अगर सर इंडिविजुअल एडवोकेट है, फर्म ऑफ एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, आर्बिट्ररी ट्रिब्यूनल, अगर ये गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रहे सर्विसेज तो एग्जेम्प्ट है, या किसी पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन को प्रोवाइड कर रहे तो एग्जेम्प्ट है सर। ये चीज का ध्यान रखना सर।
बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो यही डाउट होता है कि सर पर्सन और बिजनेस एंटिटी, एनी रजिस्टर्ड पर्सन और बिजनेस एंटिटी में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है सर, दोनों में बहुत डिफरेंस है सर। सर जब मैं रजिस्टर्ड पर्सन बोलता हूं तो इंडिविजुअल होता है, सोल प्रोप्राइटर होता है। और जब मैं बिजनेस एंटिटी बोलता हूं सर, तो वो कंपनी हो सकती है, एलएलपी हो सकती है, वो सब क्या बोलते हैं, बिजनेस एंटिटीज में आते हैं। थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद मैंने सर और भी चीजें कवर की। सर अगर इंडिविजुअल एडवोकेट है, फर्म ऑफ एडवोकेट है, वो किसी दूसरे इंडिविजुअल एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो एग्जेम्प्ट होता है। बट अगर सीनियर एडवोकेट अगर किसी इंडिविजुअल एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो ये टैक्सेबल होता है। ये वाला पॉइंट एग्जाम में स्टूडेंट को नहीं क्लिक करता, क्योंकि ये पूरे चीजों का मिला के इंटरप्रिटेशन होता है सर, ठीक है। ये अलग से कहीं नहीं लिखा है, बट ये इंटरप्रिटेशन है, ध्यान रखना सर। अगला है स्पॉन्सरशिप सर्विस। बहुत सिंपल सर, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज है एकदम क्रिस्टल क्लियर, दिमाग में बैठना, पहले बैठना और सोचना रिसिपिएंट कौन है, पहले ढूंढना क्वेश्चन में रिसिपिएंट कौन है, ठीक है। रिसिपिएंट मिल गया, उसके बाद आगे कहानी बढ़ना स्टार्ट होती है सर। फिर आप ये चेक करना सर कि सप्लायर कौन है सर। सप्लायर अगर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म है, तो आरसीएम एप्लीकेबल होगा। पहले याद रखना रिसिपिएंट कौन होता है, जो पैसा देता है, याद रखना रिसिपिएंट कौन होता है, जो पैसा देता है सर, ठीक है। अगर बॉडी कॉर्पोरेट ही सप्लायर है तो फॉरवर्ड चार्ज है सर, ये ध्यान रखना। और कई स्टूडेंट ने पूछा सर यहां पर लिखा है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब सर अगर पार्टनरशिप फर्म प्रोवाइड करेगी किसी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म को तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल होगा। ध्यान रखना, ये बहुत ट्रिकी पॉइंट में जाके पूछना चाहे तो पूछते हैं, फाइनल वालों में तो पूछते हैं, इंटर वालों में इनकेस अगर उन्हें बहुत ट्रिकी करना रहा तो पूछेंगे, अदरवाइज नहीं पूछेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट सर्विसेज सर यहां पर मैंने उसको अलग से कवर नहीं किया सर, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सर्विसेज की स्पेसिफिक एक वीडियो है सर जो मैं आपको शेयर कर दूंगा, मतलब उसकी भी एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैंने पूरे गवर्नमेंट की पूरी सर्विसेज एक साथ पूरी लिखी है सर। आपको फिर इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है, उसमें गवर्नमेंट सर्विस देखना पूरा कवर हो जाएगा, पूरा पूरा, मतलब इतना बेहतरीन, टू बाय, एग्जामिशन, रिवर्स चार्ट सब कवर कर दिया मैंने। और इवन रेंटिंग का भी मैंने ऐसे ही किया, रेंटिंग का भी मैंने ऐसे ही किया। तो इसको अभी यहां से छोड़ दो, आप वो जो गवर्नमेंट और रेंटिंग वाला है ना, वो वाली वीडियो से उसको कवर कर लेना, या उस नोट से उसको कवर कर लेना, बहुत अच्छे से प्रिसाइज बने हुए सर। यहां आरसीएम में नहीं डाला, नहीं तो बहुत बल्कि हो जाता नोट्स, ठीक है। उसके बाद टीडीआर एफएसआई या लॉन्ग टर्म लीज रहा सर इस केस में आरसीएम एप्लीकेबल है प्रमोटर के ऊपर इन रिलेशन टू अनसोल्ड फ्लैट। अगर फ्लैट बिक गए उससे रिलेटेड अगर टीडीआर एफएसआई है तो एग्जेम्प्ट है, अनसोल्ड फ्लैट से रिलेटेड टीडीआर एफएसआई है तो आरसीएम एप्लीकेबल है, ध्यान रखना। डायरेक्टर फी सर्विसेज, ये तो बाप रे बाप बहुत डिस्प्यूट में, एकदम सिंपल याद रखना सर। अगर कोई भी डायरेक्टर है, अगर वो किसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विसेज देता है तो आरसीएम में प्रोवाइडेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ तो सर वो तो शेड्यूल 3 में चले जाता है सर एक आध एग्जाम्पल, सिटिंग फीस जिसमें आरसीएम लग जाता है सर, ठीक है। अगर अब डायरेक्टर को भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया सर, एक होते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सर ये लोग तो कंपनी के पास नौकरी करते हैं सर, आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर कुछ काम करेंगे तो आरसीएम है, अदरवाइज आरसीएम नहीं है, क्योंकि ये लोग कंपनी के पास नौकरी में होते हैं। बट सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सर ये लोग कंपनी के पास नौकरी नहीं करते, तो जनरली इन्हीं लोग सर आरसीएम में आते हैं सर। आ रही है बात समझ, बैठा दिमाग में। पर इसमें ना एक सर्कुलर था, वो सर्कुलर मैंने लिख के दिया है सर कि अगर कोई डायरेक्टर है जो पर्सनल कैपेसिटी में कंपनी को अपनी पर्सनल कैपेसिटी, नॉट इन अ कैपेसिटी ऑफ अ डायरेक्टर, पर्सनल कैपेसिटी में अगर कंपनी को रेंट पे कोई प्रॉपर्टी दे रहा है तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। पर्सनल कैपेसिटी, नॉट इन अ कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर। सर हम एग्जाम में क्या ध्यान दें, आप डायरेक्टर की सर्विस को देख के देखना कि वहां पर लिखा हुआ है पर्सनल कैपेसिटी की एज अ कैपेसिटी ऑफ अ डायरेक्टर, ये चीज का ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूज करने वाली चीज है ये। अगला है इंश्योरेंस सर्विस, बहुत सिंपल सर, एक इंश्योरेंस एजेंट है, वो अगर इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज दे रहा है तो उसके इसमें आरसीएम है, इसमें कोई टिपिकलिटीज नहीं है। रिकवरी एजेंट सर हमने बहुत सिंपल पढ़ा सर, अगर कोई भी रिकवरी एजेंट है, अगर वो किसी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसीज को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो आरसीएम है सर। पर याद रखना बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसीज सर इसमें कार डीलर वाले लोग नहीं आएंगे सर। कार डीलर के केस में रिकवरी एजेंट फॉरवर्ड चार्ज में देगा सर,
आ रही बात समझ। अगला म्यूजिकल सर्विसेज, म्यूजिक कंपोजर हो, फोटोग्राफर हो, आर्टिस्ट हो, रिलेटिंग टू ओरिजिनल ड्रामेटिक। अगर ओरिजिनल ड्रामेटिक रहा तो म्यूजिक कंपनी और प्रोड्यूसर कंपनी आरसीएम में जीएसटी पे करेगी। एग्जाम में कई बार, फाइनल में तो ये करता है, ओरिजिनल वर्ड को चेंज कर देता है सर। ओरिजिनल वर्ड नहीं मिलेगा ना सर तो आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगला है ऑथर की सर्विसेज। हमने तो सिंपल बोला सर, ऑथर अगर सर्विसेज देगा पब्लिशर को तो पब्लिशर रिवर्स चार्ज में देगा, बट ऑथर चाहे तो वो ऑप्ट कर सकता है फॉरवर्ड चार्ज के लिए, उसको उसके लिए पहले से इंटीमेट करना पड़ेगा सर। आ रही बात समझ। अगला है आरबीआई की सर्विसेज। सर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू आरबीआई बाय ओवरसीज कमिटीज, आरसीएम है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई जनरली एग्जेम्प्ट होती है, कुछ टैक्सेबल है, कुछ एग्जेम्प्टी होती है सर, ठीक है। अगला है डीएसए सर्विसेज सर, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विसेज। अब ये कौन होता है सर, ये बैंक के व्याप में धंधा लेके आते हैं, लोन वोन बेचते हैं मार्केट में, ठीक है। ये डीएसए की सर्विसेज। अगर इंडिविजुअल डीएसए अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और एलएलपी, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और एलएलपी किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, बैंक्स और एनबीएफसी को सर। यहां फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं लिखा है, प्लीज ध्यान दो, यही सब चीजें तो नोट करने वाली होती है, यहां फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं लिखा है सर। तो सर अगर कोई इंडिविजुअल है वो बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो आरसीएम है सर। बट सर अगर बॉडी कॉर्पोरेट और एलएलपी है वो बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी को प्रोवाइड कर रहे हैं तो फॉरवर्ड चार्ज है, ध्यान रहेगा। आगे देखो सर, अगला है बिजनेस फैसिलिटेटर। ओ भाई साहब इसमें तो बहुत कंफ्यूज है लोग। सर अगर कोई बिजनेस फैसिलिटेटर है, अगर वो बैंक्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आरसीएम है। कोई भी बिजनेस फैसिलिटेटर है अगर वो बैंक्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आरसीएम है, ठीक है। अगर कोई एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है बैंकिंग कंपनी को तो भी आरसीएम है, ठीक है। ये बैंकिंग कंपनीज है, ठीक है, बैंकिंग कंपनी को प्रोवाइड कर रहा है तो भी आरसीएम है। अब यहां पर एग्जेम्पशन से कैसे कनेक्ट करते हैं, देखो सर अगर कोई बिजनेस फैसिलिटेटर है या बिजनेस करस्पॉन्डेंट है, अगर वो बैंक को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंट्स गांव गांव में जाके खाते खुलवा रहे हैं सर तो वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। अगर कोई एजेंट है जो इनको सपोर्ट कर रहा है, इन्हीं का एजेंट होगा कोई जो इनको सपोर्ट कर रहा है गांव गांव में अकाउंट्स खुलवाने में तो भी एग्जेम्प्ट है सर। पर सर ध्यान देना सर, गांव गांव में जाके अपन इंश्योरेंस बेच रहे हैं तो भी एग्जेम्प्ट है गांव में। अर्बन रहा तो टैक्सेबल हो जाएगा, ये ध्यान रखना सर। अर्बन एरिया रहा तो टैक्सेबल हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्बन एरिया रहा तो टैक्सेबल हो जाएगा, ये चीज का ध्यान रखना। अर्बन एरिया रहा तो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ना पूरे चीजों का इंटरप्रिटेशन है कि सर बिजनेस करस्पॉन्डेंट अगर किसी बैंकिंग कंपनी को सर्विसेज दे रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ अर्बन एरिया तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, क्योंकि सर यहां पर बिजनेस फैसिलिटेटर है, करस्पॉन्डेंट नहीं है सर, ये ध्यान रखना। क्योंकि बहुत सारे मैंने ना क्वेश्चंस भी देखे, कई सारे क्वेश्चंस में ना एफसीएम लगाया है इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। तो सर मेरे से स्टूडेंट पूछते हैं सर बिजनेस करस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर दोनों की सर्विसेज में तो आरसीएम होता है, आपने फॉरवर्ड कैसे लगा दिया। मैंने स्टूडेंट को बोला भैया वहां सिर्फ बिजनेस फैसिलिटेटर लिखा है, करस्पॉन्डेंट नहीं लिखा है, यहां तो एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट है, एजेंट लिखा हुआ है सर। तो याद रखना बिजनेस करस्पॉन्डेंट अगर बैंकिंग को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इन रिस्पेक्ट टू अर्बन एरिया, रूरल एरिया रहा तो एग्जेम्प्ट है, अर्बन एरिया रहा तो टैक्सेबल है, ध्यान रखना फॉरवर्ड चार्ज में। क्लियर हुआ। और कई स्टूडेंट को आ सकता था सर एक बात बताओ, अगर बिजनेस फैसिलिटेटर है, एकदम सिंपल, अगर बिजनेस फैसिलिटेटर है सर अर्बन एरिया से रिलेटेड बैंक्स को सर्विसेज प्रोवाइड किया तो सर फिर उस केस में आरसीएम, एकदम सिंपल। सर अगर यही बिजनेस फैसिलिटेटर बैंक्स को सर्विसेज प्रोवाइड किया इन रिस्पेक्ट ऑफ रूरल एरियाज, एग्जेम्प्ट। समझ आया। ये बहुत अच्छे से मैंने आपको सिंपल, एकदम सिंपल तरीके से लिख के दिया सर, बहुत सिंपल तरीके से। ये क्रक्स है, यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर बिजनेस फैसिलिटेटर है, करस्पॉन्डेंट नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना सर, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा ये कंपनी लिख दिया था मैं, सॉरी, ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट ही है ना सर, कि ये एजेंट है बिजनेस करस्पॉन्डेंट का और वो बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विसेज दे रहा है तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल होगा। आरसीएम दो ही केस में,
इसको आप एकदम सिंपल तरीके से ऐसे याद रखो कि आरसीएम दो ही केस में, जब बिजनेस फैसिलिटेटर बैंकिंग कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ अर्बन एरिया तो आरसीएम है सर। एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट अगर क्या बोलते हैं बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विसेज दे रहा है तो आरसीएम है सर। इसके अलावा अगर एग्जाम में रूरल एरिया से रिलेटेड मिला तो एग्जाम कर दूंगा, अर्बन एरिया से रिलेटेड बिजनेस करस्पॉन्डेंट मिला तो फॉरवर्ड चार्ज डाल दूंगा। बस इसको आखिरी दिन इतना ही क्रक्स में याद रखना, ठीक है। इसके बाद सिक्योरिटी सर्विसेज, ये भी जरूरी होती है सर। सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। सर बॉडी कॉर्पोरेट है तो फिर फॉरवर्ड चार्ज है, और अगर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है एनी पर्सन और सामने वाला रजिस्टर्ड है तो आरसीएम है। अब एक स्टूडेंट बोला सर एनी पर्सन है, कोई भी हो सकता है सर। मैं बोला हाँ कोई भी हो सकता है सर। सामने वाला अगर रजिस्टर्ड ही नहीं है तो, मैं बोला भाई अगर सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है तो आरसीएम कैसे होगा सर। ये एनी पर्सन अगर रजिस्टर्ड है और सामने वाला अनरजिस्टर्ड है तो फॉरवर्ड लगेगा भाई, फिर तो फॉरवर्ड ही लगेगा ना सर। देखो मैंने सब केसेस लिख के दिए सर, सब केसेस। अब देखो एकदम सिंपल याद रखना, एक बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड पर्सन को फॉरवर्ड, बॉडी कॉर्पोरेट एनी पर्सन को फॉरवर्ड। रिवर्स सिर्फ एक ही केस में जहां पर कोई भी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड करता है तो आरसीएम है, ठीक है। फिर सर सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है सर, अप टू स्कूल्स है तो एग्जेम्प्ट है। फिर यहां पर ये वाला पॉइंट भी याद रखना कि एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट अगर गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रहे फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस, गवर्नमेंट कौन से लिए रजिस्टर्ड है, टीडीएस पर्पस के लिए, तो आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा सर, आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ आई बात, बैठा ये दिमाग में, क्लियर हुआ, एकदम सिंपल। सर अगर दोनों ही अनरजिस्टर्ड है छोड़ देना एग्जाम में। सर सप्लायर रजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है, सप्लायर रजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो फॉरवर्ड चार्ज होगा। रिवर्स कैसे डालोगे, कैसे डालोगे, रिवर्स हो ही नहीं सकता। आ रही है बात समझ, बैठा दिमाग में। इसके बाद एक ये लेंडर ऑफ सिक्योरिटी, ये बहुत सिंपल है सर। जो लेंडर ऑफ सिक्योरिटी है वो बोरोवर को लेंड करता है सिक्योरिटीज, तो उस केस में बोरोवर जो रहता है वो आरसीएम में पे करता है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट मैं ऊपर भूल गया था, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। सर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, इसमें आपने एग्जाम में ढूंढना सर 12% है कि 5% है। अगर 12% है तो सोच क्या रहे हो, फॉरवर्ड है। 5% है तो ये चेक करना सर सप्लायर कौन है, सप्लायर कौन है। सर सप्लायर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा है, रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है तो आरसीएम है सर, ठीक। और अगर सप्लायर खुद ही बॉडी कॉर्पोरेट है तो बड़ा आदमी है सर, अगर बड़ा आदमी है तो फॉरवर्ड में चल भाई, फिर रिसिपिएंट कोई भी हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर सप्लायर ही बॉडी कॉर्पोरेट है तो फिर तो फॉरवर्ड चार्ज है। समझ आई बात, ये मैंने आपके आरसीएम प्लस एग्जेम्पशन जो साथ साथ कनेक्टेड थे वो कवर किए। आई होप क्लियर हुआ होगा। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है। चलो थैंक यू।